नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है सुख समृद्धि। आज भी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं वास्तु और फेंग शुई एक्सपर्ट नरेश सिंगल जी, जो आज भी देने वाले हैं हमें कुछ नई और विशेष जानकारी। नरेश जी, हमारे स्टूडियो में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार नरेश जी, आज भी हम आपसे वास्तु से संबंधित कुछ बात करना चाहेंगे, दर्शकों की समस्याओं का समाधान करना चाहेंगे। और क्योंकि हम जानते हैं कि आप वास्तु और फेंग शुई के साथ साथ पिरामिड्स में भी एक्सपर्टीज हैं, तो पिरामिड्स के बारे में भी आपसे बहुत सी जानकारी आज हम लेना चाहेंगे। और दर्शकों ने जो अपनी समस्याएं भेजी हैं, इन पर भी हम आपसे बात करना चाहेंगे। जैसे हमारे पास एक पत्र है गजना जैन जी का, गणेशपुरा दिल्ली से। इन्होंने लिखा है कि मेरी दीदी एक मकान खरीदना चाहती हैं, मकान के सामने मंदिर है, कृपया बताएं कि ये मकान लेना ठीक रहेगा या नहीं। मंदिर के सामने घर होने से क्या किसी प्रकार का वास्तु दोष हो सकता है? ये एक बिल्कुल ठीक आपने सुना है कि घर के सामने यदि मंदिर है तो एक दोष तो है ही है। केवल मंदिर ही की बात नहीं है, यहाँ पर कोई भी धार्मिक स्थल हो, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो। दूसरा ये आता है कि भले वो शमशान हो, कब्रिस्तान हो, कुछ भी हो, अगर इनके आसपास में अगर हमारे को रेजिडेंशियल कोई भी चीज़ है, चाहे वो घर है, चाहे वो बना हुआ है या फ्लैट है या अपार्टमेंट है, तो वो एक वास्तु दोष में तो गिना ही जाएगा। अब दूसरी बात ये आती है कि क्या हमारा घर मंदिर की इतनी दूरी रखता है कि उसकी छाया जो है उस पर ना पड़े। छाया से मतलब होता है कि 2-3 बजे के बाद भी, यानी ढलते हुए सूरज की भी छाया अगर इस पर पड़ गई है तो वे एक वास्तु दोष है। जी, वैसे मंदिर से कुछ दूरी पर अगर घर हो तो वो अशुभ नहीं होता? वो नहीं, मंदिर से अगर कुछ दूरी पे हो तो उसमें कोई दोष वाली बात नहीं है, उसको ठीक माना जा सकता है। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें अगर ये पता हो कि किस देवी देवता का घर है, इसमें भी शास्त्र में दिया गया है कि माँ भगवती का है तो उसमें इतनी दूरी पे होना चाहिए, शिव जी का है तो इतनी दूरी पे होना चाहिए। ये चीज़ तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काउंट होती है। ठीक इसी तरीके से ये चीज़ भी काउंट होती है कि किसी कमर्शियल जगह के सामने, यानी कोई होटल है, कोई बहुत बड़ा होटल है या कोई हॉस्पिटल है, उसके सामने भी जो है ना, या कोई बहुत बड़े मंत्री का या ऐसा किसी नेता का घर है या कोई ऐसी बहुत बड़ी पर्सनैलिटी का घर है, तो उसमें क्या होता है कि उसका हमें फ़ायदा तो कभी मिलेगा नहीं, तकलीफ़ कभी भी हो जाएगी। मान लीजिए कि हमारे घर के एकदम साथ में कोई बहुत बड़ा नेता रहता है, तो उसका कभी भी घेराव हो जाएगा, कभी पथराव हो जाता है या कुछ और बात होती है, कुछ लोग मिलने जुलने वाले बहुत रहते हैं, यानी आप कभी सिक्योरिटी टाइट हो गई, कुछ भी लगा लीजिए, आप एक आम आदमी जो है वहाँ पे परेशान रहेगा बिना वजह के, और उसका फ़ायदा उसको मिले या ना मिले। ठीक इसी तरीके से मंदिर पे भी लागू होता है। कभी वहाँ पे कोई कीर्तन हो रहा है, कोई भजन हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी आवाज़ आ रही है, आप अपने घर में बीमार हैं, परेशान हैं, यानी बेसिकली इन सब चीज़ों के पीछे लॉजिक तो है ही है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये हुआ कि गजना जिसमें ये कहना चाहूँगा कि अगर ये कोई ऐसा घर है जिसके सामने मंदिर की छाया पड़ती है, तब तो उसको नहीं लेना चाहिए। यदि डिस्टेंस में तब उसको लिया जा सकता है। जी, एक और हमारे पास पत्र है, ये रेखा जी का है, जमशेदपुर से है। इन्होंने लिखा है कि मेरे पति का किसी अन्य महिला के साथ संबंध है, क्या वास्तु दोष के कारण ऐसा है, और अगर है तो क्या वास्तु के द्वारा इसका समाधान किया जा सकता है? वास्तु में जो इसका हम मानते हैं, वास्तु के अंदर कि कभी कभी हम बेडरूम के अंदर ऐसी तस्वीर लगा लेते हैं जिसमें 2-3 महिलाएं होती हैं, तो उसमें हम ये बोलते हैं कि यदि 2 महिलाओं के चित्र उसमें लगाए, यानी कि तीसरी महिला का या कि थर्ड पर्सन का उसके अंदर एंटर करना, एक चीज़। दूसरी चीज़ हम ये देखते हैं कि यदि उनका जो मैट्रेस होता है, गद्दा है, वो 2 होते हैं, अलग अलग होते हैं ना, तो वो 2 होने से भी हमारे में डिवीज़न होने का चांस हो जाता है। तो उसके लिए क्या करना है कि उसके ऊपर जो एक पतली सी एक तलाई बना लीजिए, या एक उसका बेड जो बेडशीट है वो मोटी सी लगा लीजिए, फिर उसके बाद अगेन एक दूसरी लगानी चाहिए, वो उस पर लगा देनी चाहिए। और जो नीचे की जो बेडशीट है, कोशिश करें कि वो येलो शेड की हो, भले वो दिखे नहीं, उसके बाद दूसरी आप लगा सकते हैं, वो येलो शेड की हो, तो उससे जो है दाम्पत्य जीवन में मधुरता आ सकती है। और दूसरी बात, घर में बेडरूम के अंदर हम कभी कभी किसी भगवान का कोई फोटो लगा लेते हैं, कोई मंदिर लगा लेते हैं। बेडरूम से मेरा मतलब है जहाँ कपल होता है, जहाँ हस्बैंड वाइफ होते हैं, वहाँ पे किसी भी रूप में हमारे जो है आंशिक रूप में भी कोई मंदिर या पूजा स्थल वगैरह वगैरह नहीं होना चाहिए। इससे भी ये समस्याएं आती हैं। इसमें यानी कि बेडरूम में थोड़े से चेंजेस करके आप अपने
जो पति के साथ संबंध है उनको अच्छा बना सकते हैं और जो अन्य संबंधों की बात है, जो समस्या है, उसे खत्म कर सकते हैं। इसमें एक और काम कर सकते हैं फेंग शुई के अंदर, साउथ ईस्ट के अंदर, बेडरूम के साउथ ईस्ट के अंदर 2 पेयर में, जोड़े में आप वायलेट कलर की, जामुनी रंग की, पर्पल कलर जिसे बोलते हैं जी। आप उसकी 2 कैंडल जला सकते हैं। और एक मंडेरियन डव्स आती हैं, यानी बतख सी होती हैं 2, जिसमें एक मेल एक फीमेल होते हैं, वो आप साउथ वेस्ट में रख सकते हैं। तीसरा एक फेंग शुई में अंदर आता है डबल हैप्पीनेस सिंबल, वो भी आप बेडरूम की साउथ वेस्ट वॉल पे उसको लगा सकते हैं। जी, यानी बहुत सारे उपाय हैं। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में कोई भी समस्या आ रही है तो इनमें से कोई भी उपाय आप अपना सकते हैं और देखिए कैसे धीरे धीरे सब कुछ। हमने तो ऐसा तक भी देखा है जहाँ तक ये तलाक होने तक की भी नौबत आ गई थी, उन लोगों को भी इसका फायदा मिला है। जी बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छे से आपने बात बता दी, क्योंकि आजकल हर घर में कोई ना कोई लड़ाई तो रहती है, कलेश तो रहता ही है। तो अच्छा है कि छोटे छोटे उपाय करके उन कलेशों को दूर किया जा सकता है। बिल्कुल किया। नरेश जी, अब हम बात करना चाहेंगे पिरामिड्स के बारे में, क्योंकि आप एक पिरामिडोलॉजिस्ट भी हैं। तो हम जानना चाहेंगे एक वो समाधान जिससे लोगों की इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। ये आपने एक बार पहले भी बताया था। बहुत से दर्शकों ने इसके लिए हमें कॉल किया और वो डिटेल में जानना चाहते हैं कि कैसे पिरामिड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है अपनी समस्याओं के समाधान के लिए। इसके अंदर आप जो बात कर रहे हैं, वैसे तो ये पिरामिड्स ये सब हैं, आप जो देख रहे हैं ये सब पिरामिड्स हैं, इसके पीछे भी पिरामिड्स हैं, बहुत सारे पिरामिड्स के सिस्टम्स हैं, वो भी हम डिटेल बात नहीं करते। एक जो आप बात कर रहे हैं विश पिरामिड की, जो हमने पिछली बार चर्चा की थी जी। विश मतलब इच्छा पूर्ति का जो है वो ये है। ये आप ये धागा समझते हैं, मौली, इसको मौली को बोलते हैं। ये 2 पिरामिड्स हैं। एक तीसरी जो चीज़ इसके अंदर आती है, ये खुद की स्वयं की फोटोग्राफ, ये अपना फोटोग्राफ होना चाहिए। अपना मतलब जो करेगा उसकी खुद की फ़ोटो होनी चाहिए। ये नहीं कि वो मेरी फ़ोटो लगा के बैठ जाए या किसी देवी देवता की फ़ोटो लगा के बैठ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन 2 पिरामिड्स के बीच में, ये 2 पिरामिड्स ऐसे बंद करने हैं, ये फोटोग्राफ लगाना चाहिए। कभी कभी कन्फ्यूजन आता है, बहुत बार फ़ोन आया है कि पिरामिड हम किधर को लगाएं, फ़ोटो का मुंह किधर को होना चाहिए। इन दोनों के बीच में लगा दीजिए फोटोग्राफ को, बस बात ख़त्म। मुंह किधर भी हो कोई दिक्कत नहीं है। अब जब ये हो गया, इसको इस तरीके से बांध दीजिए कि 49 डेज तक ये खुले नहीं। 49 डेज तक। जब आपने इसको इस तरीके से बांध लिया, ठीक, अब ईस्ट फेस कर लीजिए 9 टाइम्स, 9 बार अपनी जो भी कोई इच्छा है वो मांग लीजिए। इच्छा का मतलब ये नहीं है कि पासपोर्ट मेरे पास हो नहीं और मैं कहूँ कि मैं लंदन चला जाऊँ, मतलब वो काल्पनिक नहीं होनी चाहिए। जिस चीज़ को हम कर भी सकते हैं और कर भी रहे हैं, या जिसके लिए हम डिजर्व करते हैं वो काम भी नहीं हो रहा, उसके लिए ये चीज़ ऐसा नहीं है। ये सेल्फ रिमाइंडर की एक चीज़ है जो कि हमारे बार बार हमारे दिमाग को याद दिलाता है। तो ये वो इच्छा को आप ईस्ट फेस करके 9 टाइम्स 49 डेज आप इसको कर सकते हैं। 49 डेज तक लगातार हमें वो इच्छा दोहरानी होगी, एक दिन में 9 बार। इसमें कंडीशन है, एक इच्छा होनी चाहिए, एक भी दिन मिस नहीं करना। जिस दिन ये मिस हो गया वो दिन इसका असर खत्म, या वो पहला दिन काउंट होगा, यानी पहले के दिन बेकार हो गए। मान लीजिए आपने 49 डेज में 48 डेज बिल्कुल कंप्लीट किए और 48 पे आकर के मिस कर गए, तो फिर आपको अगेन 49 डेज करना पड़ेगा। एक ही इच्छा होनी चाहिए, कई इच्छा नहीं होनी चाहिए, और एक ही आदमी करेगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आसान सा तरीका है। मैं तो देख रही हूँ कि मेरे ख्याल से दर्शक सभी चाहेंगे कि उनके पास ये पिरामिड हो, क्योंकि सभी की कोई ना कोई इच्छा तो ज़रूर होती है जिसे वो पूरे करने के लिए बहुत ज़्यादा ईगर रहता है और कोशिशें करता रहता है। तो अगर इस तरीके से 49 डेज में इच्छा पूरी हो जा सकती है तो ये तो बहुत ही बढ़िया बात आपने हमें और हमारे दर्शकों को बता दी है। तो दर्शकों, इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए और नई नई जानकारी के लिए आप आगे भी देखना ना भूलें हमारा ये कार्यक्रम सुख समृद्धि, क्योंकि आगे भी नरेश सिंगल जी हमें कुछ इसी तरह की बातें और जानकारी देते रहेंगे। नरेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी बढ़िया जानकारी के लिए। नमस्कार। यदि आप रोटरी क्लब, लॉयंस क्लब, भारतीय विकास परिषद, किसी स्कूल या कॉलेज या फिर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन या किसी भी अन्य संस्था में निशुल्क वास्तु वर्कशॉप या प्रोग्राम कराना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर 9717171010 यानी कि 9717171010 या फिर 9810290286। और हमारा वेबसाइट एड्रेस भी आप नोट कर सकते हैं जो है www.vastunaressinghal.com।